हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। CFA लेवल 1 के समरी नोट्स का काम चल रहा है एंड इसी समरी नोट्स में वीडियोस भी हम लोग साथ साथ क्रिएट करते हुए चल रहे हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हेज फंड्स विच इज अ पर्टिकुलर लर्निंग मॉड्यूल इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अभी तक हमने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के काफी लर्निंग मॉड्यूल्स को ऑलरेडी समराइज कर दिया, इसको भी करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह ये समरी मॉड्यूल या ये समरी नोट्स और वीडियोस, इनको कौन यूज कर सकता है? एनीवन वो स्टार्टिंग ऑफ विद द लर्निंग मॉड्यूल। अगर आप लर्निंग मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं, एंड अगर आप फिनिश कर रहे हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। इन both the cases you can use this as an introductory lecture or even as your revisionary lecture. आई होप कि जितना भी समय हम इसको दें वो सारा का सारा समय पूरा एफिशिएंट हो और आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिले आउट ऑफ दिस लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट द फीचर्स ऑफ हेज फंड्स। हेज फंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं हेज फंड्स को अगेंस्ट अदर टाइप ऑफ फंड्स। वैसे हेज फंड्स का मोस्ट बेसिक कंपैरिजन होता है विथ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आर अवेलेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो वहां पे आप जैसे मेरे जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, 500 600 1000 जितना भी इन्वेस्ट करना आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाईली रेगुलेटेड स्पेस होता है म्यूचुअल फंड। इंडिया में सेबी जो कि हमारा रेगुलेटर है, वो म्यूचुअल फंड्स के मूवमेंट को, म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है एंड एक्सट्रीमली रेगुलेटेड स्टाइल से इसको चलने देता है। इसी पे जगह और ऑब्वियसली इसके अलावा और इंडस्ट्री रेगुलेटर्स और भी हैं। वी ऑल्सो हैव म्यूचुअल फंड के लिए भी रेगुलेटर्स हैं, बट हाँ, सेबी ओवर आर्चिंग एक मैं कह सकता हूँ रेगुलेशन करता है। वहीं पे अगर हम हेज फंड्स की बात करें तो हेज फंड्स आपके और मेरे जैसे पब्लिक के लिए है ही नहीं। इट इज मेड फॉर स्पेशल इन्वेस्टर्स, इट इज मेड फॉर पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर फंड। अब यहाँ 500 1000 की बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है करोड़ों में। एंड इफ यू आर अ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, इफ यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन इन्वेस्ट इन हेज फंड्स। सो पहला, हेज फंड इज फॉर क्वालिफाइड एंड accredited इन्वेस्टर्स। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लग सकती है। अब म्यूचुअल फंड्स की अगर हम कंपैरिजन म्यूचुअल फंड से करें तो म्यूचुअल फंड में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी नहीं लग सकती। म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन कर सकता है। ज्यादा स्टॉक के अलावा दे कैन ऑल्सो बाई सर्टेन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एज वेल, वो भी खास करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह हो तो ये सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकता है एक म्यूचुअल फंड। लेकिन हेज फंड्स की अगर हम बात करें तो ये कई सारी स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा उन सारी चीजों के बारे में। और वो स्ट्रैटेजीज में लॉन्ग शॉर्ट डेरिवेटिव्स कोई भी पोजीशन चलता है, दे कैन टेक एनीथिंग। हाँ, फ्रीडम है मैनेजर को जो करने का कर सकता है, ऊपर से कोई रेगुलेशन का ऐसा डंडा नहीं है। लेसर रेगुलेट लाइटली रेगुलेटेड है। रिटर्न ड्राइवर्स यहाँ पे दो कारण से है। नंबर वन, मार्केट इनएफिशिएंसी है एंड दूसरा है प्राइस वोलेटिलिटी। नंबर वन, यहाँ पे पैसे कैसे बनते हैं? ये लोग ऐसे स्पेस में काम करते हैं जहां पे दे कैन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज अदर देन स्टॉक्स। यहाँ पे ये लोग जा करके अलग अलग स्पेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट जो होते हैं आप बेसिकली लिस्टेड अनलिस्टेड हर तरह के स्पेस में जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो मार्केट्स इनएफिशिएंट है, तो इनएफिशिएंट मार्केट्स में जाकर के पैसे बनाना रिलेटिवली इजी है। दूसरा, यहाँ पे इतनी ज्यादा रिस्क ली जा रही है, इतने वोलेटाइल सर्कमस्टांसेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है कि अपने आप रिटर्न पोटेंशियल एस्केलेट हो जाता है। अगर आगे हम बात करें तो आगे ये भी लिखा है कि म्यूचुअल फंड्स आर प्राइवेटली हेल्ड, यानी वो भी पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होते। अनलाइक म्यूचुअल फंड्स की स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना, बेचना बहुत ज्यादा इजी है। कुछ ऐसे इंडेक्स फंड्स भी होते हैं जिसको आप रोज लेवा बेची कर सकते हैं। ईटीएफ्स होते हैं जिसको आप रोज लेवा बेची कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू हेज फंड्स, ऑब्वियसली इनमें रिडेम्पशन करना इतना ज्यादा इजी नहीं है। ये प्राइवेटली हेल्ड होते हैं एंड यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए और वापस रिडेम्पशन करने के लिए एफर्ट लगेगा। हेज फंड्स इन्वेस्ट इन लिक्विड एसेट क्लासेस एंड हैव शॉर्ट टर्म होराइजन। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि आमतौर पे जो हेज फंड्स होते हैं वो लिक्विड एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कहीं पे भी पैसा फंसाने वाली काम नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म होराइजन होता है। व्हेन आई से शॉर्ट टर्म, ऐसा नहीं है 1 2 साल लॉन्ग टर्म काउंट हो जाएगा। 1 2 years इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म होराइजन। लेकिन वहीं पे प्राइवेट इक्विटी फंड्स की अगर हम बात करें तो आमतौर पे थोड़ा लंबा होराइजन लेते हैं एंड पीरियोडिक रिडेम्पशन भी वो अवेलेबल करवाते हैं। इसका मतलब प्राइवेट इक्विटी क्या करता है? इन्वेस्ट करता है इन सर्टेन पोर्टफोलियो कंपनीज फॉर इयर्स, 7 8 years के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, एज एन इन्वेस्टर यू विल नॉट वांट टू टाई योरसेल्फ फॉर 7 8 years। तो ऐसे में बीच में रिडेम्पशन आपको चाहिएगा, तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स उस तरह के रिडेम्पशन के लिए अलाउंस रखते हैं। हेज फंड्स के केस में ये प्रॉब्लम ही नहीं है, वो छोटी पोजीशंस लेते हैं, जल्दी पोजीशन से निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है रिडेम्पशन करना ज्यादा ईजी हो जाता है।
स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हैं, मैं कई स्ट्रैटेजीज को डिटेल मतलब थोड़ा समझाऊंगा डिटेल में, कईयों को ऐसे ही स्किप करेंगे हम लोग, ऑब्वियसली दिस बीइंग अ समरी लेक्चर। पहला है फंडामेंटल लॉन्ग शॉर्ट, जिसमें ओवरऑल सिचुएशन ये निकल करके आ रहा है कि आप कुछ कंपनियां जो अच्छी कर रही है उसको आप लॉन्ग पोजीशन लोगे, और कुछ कंपनियों में आप शॉर्ट पोजीशन लोगे जो अच्छी नहीं कर रही है। नेट पोजीशन आप अपनी जो है वो ओवरऑल लॉन्ग ही रखोगे, यानी बहुत ज्यादा कंपनियों का शॉर्ट नहीं करोगे, शॉर्ट करोगे लेकिन शॉर्ट से ज्यादा लॉन्ग करोगे, ओवरऑल योर नेट पोजीशन विल बी लॉन्ग। नेक्स्ट वी हैव फंडामेंटल ग्रोथ। फंडामेंटल ग्रोथ में समझ में आ गया, फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से ये पता लगाया जाएगा कि कौन सी कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है, एंड जाहिर सी बात हम वहां इन्वेस्ट करेंगे। लॉन्ग बायस अपने आप ही हो गया, बिकॉज वी आर बेटिंग ऑन ग्रोथ, और ग्रोथ पे बेट करना इज लाइक बेटिंग ऑन द मार्केट्स, आई वुड से मार्केट कैप एक्सप्लोजन। तो मार्केट कैप एक्सप्लोजन की जो बात करता है वो लॉन्ग बायस ही है। देन वी हैव फंडामेंटल वैल्यू, यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ग्रोथ देख करके नहीं लेते हैं, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो आपके हिसाब से वैल्यू वाइज बहुत अच्छी है, यानी कि पी कम है, अर्निंग पोटेंशियल अच्छा है, अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है मार्केट की, पी एक्सपेंशन चालू नहीं हुआ है, वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है। देन वी हैव शॉर्ट बायस, नाम से ही समझ में आ रहा है, शॉर्ट बायस का मतलब ये होता है दैट यार आपका ओवरऑल पोजीशन शॉर्ट की तरफ ज्यादा रहेगा, यू विल टेक सर्टेन लॉन्ग पोजीशंस बट मोस्ट ऑफ द पोजीशंस विल बी शॉर्ट। ऑब्वियसली दिस इज अ बायस, नाम में ही समझ में आ रहा है शॉर्ट बायस, एंड ये मार्केट से उल्टी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मार्केट आमतौर पर ऊपर 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 जाता है, और शॉर्ट स्ट्रैटेजी लगाना मार्केट के अगेंस्ट जाने वाली बात हो गई, तो ये एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच होता है। एंड यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी चीज की मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी जगह पे आपको शॉर्ट करना है। मार्केट न्यूट्रल, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, हियर यू विल टेक बोथ लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट पोजीशन, बट ओवरऑल यू विल मेंटेन अ न्यूट्रल पोजीशन, यानी ना कि आप नेट में लॉन्ग हो ना कि आप नेट में शॉर्ट हो, आप मोटा मोटी न्यूट्रल पोजीशन पे हो। और यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव, टेक्निकल, फंडामेंटल एनालिसिस, इन सब चीजों की यूज ले सकते हैं। यहाँ पे लेवरेज का यूज करना आमतौर पे जरूरी हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग अ पोजीशन जहाँ पे आपका ओवरऑल बीटा कुछ खास नहीं है, आप न्यूट्रल पोजीशन लेकर के रखियो, तो वहां कमाने का एक ही ऑप्शन है, लेवरेज लीजिए, तभी जाकर के कुछ कमा पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज। अभी हम स्ट्रैटेजीज की सिर्फ शुरुआत की है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, अब इसमें एक स्ट्रैटेजी निकल करके आती है मर्जर आर्बिट्राज। ये एक जनरल सी एक मैं कह सकता हूँ स्ट्रैटेजी है जो ये मानती है कि जब मर्जर होता है तो जो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अक्वायर करती है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस बड़ी कंपनी ओवर पे करती है छोटी कंपनी को। तो इस इंट्यूशन से अगर हम जाएं तो हमें उस छोटी कंपनी को जिसको मर्ज किया जा रहा है, अक्वायर्ड जो कंपनी है, उसको हमको करना चाहिए लॉन्ग, और जो इसके ज्यादा पैसे चुका रही है बड़ी कंपनी अक्वायरर, उसको हमको शॉर्ट करना चाहिए। तो एक ऑब्वियसली एक जनरल आइडिया पे है ये बेस्ड कि हमेशा खरीदने वाला जो बेच रहा है अपनी कंपनी को उसको ज्यादा ही पैसे देगा, एंड इसी वजह से खरीदने वाले को शॉर्ट करो और जिसको खरीदा जा रहा है उसको लॉन्ग करो। तो यहाँ पे यही है, बाय द टारगेट कंपनी एंड सेल द अक्वायरिंग कंपनी। यहाँ पे दो तीन रिस्क है। नंबर वन रिस्क है कि मर्जर फेल हो गया, तो आपने जब ये डिसीजन लिया उस समय ये मर्जर अनाउंस हुआ था या हो रहा था या रूमर्स चल रहे थे, व्हाट इफ मर्जर फेल हो गया तब, तो उस केस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा, लेवरेज आप आमतौर पे यूज करोगे यहाँ पे, तो जब आप लेवरेज यूज करोगे तो लेवरेज की जो एडिशनल रिस्क आएगी वो तो आएगी ही। ओके, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन डिस्ट्रेस्ड कंपनीज। तो डिस्ट्रेस्ड कंपनीज में क्या होता है, आप डिस्ट्रेस्ड कंपनीज के आमतौर पे डेट पोजीशंस ले लेते हो, यानी ऐसी कंपनी जिसकी बैंक्रप्सी होने के चांसेस है, उसके डेट सिक्योरिटीज को जाकर के खरीद लेना बहुत ही सस्ते भाव में, विद द व्यू कि इस कंपनी में कोई रीस्ट्रक्चरिंग होगी और रीस्ट्रक्चरिंग करके कुछ ना कुछ आपको पैसे मिल जाएंगे। आपकी बेटिंग जरूरी नहीं है इस बेसिस पे कि ये डिस्ट्रेस होते होते कंपनी चल पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप शायद उस सेटलमेंट को लेकर के ज्यादा आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा सस्ता खरीद लूंगा, मार्केट ने इसको ज्यादा पीट दिया, इस कंपनी के पास में रिसोर्सेज है तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा इस कंपनी से। सो आउट ऑफ लिक्विडेशन सेटलमेंट आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उस उम्मीद से भी आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। डीपली डिस्काउंटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदते हैं यहाँ पे। अब ऑब्वियसली ये होगा, एक कंपनी जैसे ही बोलेगी हमारे हालात सही नहीं है, मार्केट पूरा जो बोलते हैं एकदम कूट देगा, ठीक है, मार्केट कूट देगा, एकदम धड़ाधड़ डेट इंस्ट्रूमेंट्स को बेचा जाएगा। ऐसे में डेट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सट्रीमली डीपली इनटू डिस्काउंट हो सकते हैं, और उस पॉइंट में यू कैन टेक योर चांस। क्लियर? एंड यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन या फिर लिक्विडेशन के थ्रू हम कमाना चाहते हैं कि वहां से कुछ अपने को फायदा हो जाएगा। इसके अलावा वी हैव स्पेशल सिचुएशंस जहां पे कॉर्पोरेट इवेंट्स के बेसिस पे भी हम अपने एक्शंस ले सकते हैं। ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द हेज फंड मैनेजर। आपके पास जब बहुत पैसा हो जाएगा तो आप हेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हेज फंड मैनेजर इन सारी चीजों के ऊपर में विचार करेगा। एंड देयर आर आल्सो सर्टेन स्ट्रैटेजीज व्हिच आर रिलेटेड टू एक्टिविज्म। इसका मतलब यहाँ पे आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यू विल नॉट बाय एनफ टू मैनी शेयर्स, लेकिन स्टिल इतने तो होंगे कि आप कंपनी को कम से कम इन्फ्लुएंस कर सके, कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके। देन यू हैव रिलेटिव वैल्यू स्ट्रैटेजी। रिलेटिव वैल्यू स्ट्रैटेजी में ऐसा होगा कि दो रिलेटेड
जो सिक्योरिटीज होगी उनमें से एक को खरीदा जाएगा और एक को बेचा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उसको खरीदा जा रहा है, तो इशूअर के कॉमन स्टॉक को सेल किया जा रहा है। व्हाई आर वी डूइंग सो? इसको किया जा रहा है अगर हम मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, तो हम डेट को खरीद रहे हैं और यहाँ पे कॉमन स्टॉक को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें हमारा व्यू ये है, हमको ये जो लगता है कि जो डेट सिक्योरिटीज हैं उनके दाम बढ़ने वाले हैं, एंड जो शेयर्स हैं उनके दाम अगर बढ़ेंगे तो उतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। हमारा ये व्यू है, ये ओवरऑल मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी इसलिए क्योंकि आपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन ली है। इसके अलावा आप फिक्स्ड इनकम रिलेटिव स्ट्रैटेजी में भी जा सकते हैं। यू कैन रीड दिस, आई एम स्किपिंग दिस फॉर द टाइम बीइंग। एंड मल्टी स्ट्रैटेजी है जहां पे आप वेरियस एसेट क्लासेस और इंस्ट्रूमेंट्स में ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर आर अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रैटेजीज एज वेल, जहां पे आप मैक्रो स्ट्रैटेजीज की बात करें जिसमें टॉप डाउन अप्रोच यूज होता है। पहला तो टॉप डाउन अप्रोच में ये होता है दैट यू फर्स्ट लुक एट द ग्लोबल इकोनॉमी, देन योर कंट्रीज इकोनॉमी और योर रीजन्स इकोनॉमी, एंड उसके बाद में कंट्री की, स्टेट की, ये सब आप इकोनॉमीज देखते हैं। फिर कंपनी स्पेसिफिक आप रिस्क और रिटर्न को एनालाइज करना शुरू करते हैं। सो आपका ओवरऑल व्यू पॉइंट जो है वो टॉप डाउन है, आप बहुत बड़ी चीजें देख रहे हैं और फिर लास्ट में कंपनी लेवल पे जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन आप जिस मार्केट में चाहें उस पोजीशन में ले सकते हैं, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, करेंसी, कमोडिटीज, बिकॉज यू आर लुकिंग एट द टॉप डाउन अप्रोच। एंड यहाँ पे अगर मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विड वोलेटिलिटी आएगी उस समय ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा अच्छा कमा करके देगी। सो ये स्ट्रैटेजी मार्केट वॉलेटाइल होने पे ज्यादा काम करती है, इस चीज का आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। मैक्रो स्ट्रैटेजी के बाद में नेक्स्ट वी हैव मैनेज्ड फ्यूचर्स फंड। मैनेज्ड फ्यूचर फंड्स को हम कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर्स भी कहते हैं। ये एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं और डाइवर्सिफाइड डायरेक्शनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर्स मार्केट में जहां पे कमोडिटीज, इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम और फॉरेन एक्सचेंज कहीं पे भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कम्युनिटी वर्ड जरूर यूज हुआ है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट these funds will invest only in commodities। वो जहां पे भी इन्वेस्ट करेंगे थ्रू फ्यूचर्स मार्केट करेंगे, जिसको हम FNO मार्केट कहते हैं, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन डायरेक्शनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि लॉन्ग करेंगे तो लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करेंगे। क्लियर? एंड ये बहुत एक्टिवली मैनेज होते हैं, तो इस तरह के भी फंड्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में हम लोगों को पहले से मालूम है कि जो हेज फंड्स होते हैं वो आमतौर पे लेसर रेगुलेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा रेगुलेशन यहाँ पे नहीं होती। स्ट्रैटेजी जो चाहे वो ये लोग यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके पास में। हायर फीस चार्ज करते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट दे डू, बहुत स्ट्रैटेजी लगाते हैं, दे वांट यू टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो इसके चक्कर में वो भी आपसे ज्यादा मैनेजमेंट फी और इंसेंटिव फी ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट फी और इंसेंटिव फी काफी ज्यादा लिया जाता है यहाँ पे। लिक्विडिटी थोड़ी कम है क्योंकि लॉकअप पीरियड्स और नोटिस पीरियड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। सो ऐसा नहीं है कि हेज फंड को आप इतना इजीली बेच पाओगे जितना इजीली ETF बेच जाता है। ETF बहुत ईजी है बेचना, आज खरीदा, मेरे को मन करा अभी बेचने का, मैं अभी भी बेच सकता हूँ, करेक्ट? बट दिस इज नॉट ट्रू व्हेन इट कम्स टू हेज फंड्स। हेज फंड में जब आप इन्वेस्ट करो, यू आर गिविंग योर मनी टू द हेज फंड मैनेजर और वो उसके लिए स्ट्रैटेजी बना करके कुछ डिप्लॉय किया अपना स्ट्रैटेजी, तो उसके लिए भी इजी नहीं होगा अगर आप अपना पैसा सडनली मांग लेंगे। तो ये सडनली ना मांग ले, इसके लिए प्रॉपर अग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें नोटिस पीरियड का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है या फिर लॉक इन पीरियड का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है, विच विल बेसिकली रेस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम क्लेमिंग अ रिडेम्पशन वेरी अर्ली। स्ट्रैटेजी के बीच में रिडेम्पशन करने देंगे नहीं वो आपको। इसके अलावा अगर रिडेम्पशन फिर भी कर रहे हो तो रिडेम्पशन फी लगाई जाएगी, जिससे कि जो अचानक से अपने ट्रांजैक्शंस को खत्म करना पड़ रहा है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की रिकवरी मैनेजमेंट फी से हो जाएगी। सो बेसिकली इफ यू आर गोइंग, कोई बात नहीं, आप रिडेम्पशन फी दो और वो रिडेम्पशन फी विल कवर फॉर द अनप्लान्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ योर एग्जिट। समझो इस बात को, मैं फंड मैनेजर हूं और आपने अचानक से बोला मुझे पैसे चाहिए, तो मेरे को अपनी पोजीशंस काटनी पड़ेगी। पोजीशंस काटूंगा तो मेरा नुकसान होगा और हड़बड़ में काटूंगा तो और ज्यादा नुकसान होगा। तो पूरे फंड का ये लॉस कैसे रिकवर होगा? आपसे रिडेम्पशन फी ले लेंगे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को तो कोई गारंटी नहीं है, हेज फंड्स रेगुलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का झमेला हमेशा रहता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जिसके थ्रू हेज फंड्स क्रिएट हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कमिंगल्ड फंड्स। कमिंगल्ड फंड्स क्या होते हैं? यहाँ पे पूल्ड फंड्स होते हैं और पूल्ड फंड्स होने के साथ साथ ना बहुत इंटरेस्टिंग ये होता है कि यहाँ पे ना डुअल स्ट्रक्चर भी मेंटेन हो सकता है या फिर कई तरह के स्ट्रक्चर्स में बन सकते हैं। तो पूल्ड फंड में ये होगा कि अलग अलग इन्वेस्टर्स से अलग अलग स्ट्रैटेजी के नाम पे पैसे लिए जा सकते हैं और उनको पूल करके एक जगह से मैनेज किया जा सकता है। दैट कैन हैपन, करेक्ट? अब ये अलग अलग स्ट्रैटेजी जो ली जा रही है वो स्ट्रैटेजी एक्चुअल में अलग नहीं है, बट अलग अलग
मैं कह सकता हूं रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों से अलग अलग स्टाइल में पैसे लिए जा सकते हैं। जैसे कि इंडिया से अगर रेस करना है तो कुछ और स्टाइल से लिया जा सकता है, यूएसए से अलग स्टाइल से लिया जा सकता है। सो दैट डिपेंड्स कि आप कौन से इन्वेस्टर को टारगेट कर रहे हो, उन सब से पैसे आप बटोर सकते हो और बटोर करके एक सिंगल फंड में डाल सकते हो। क्लियर? इसको मास्टर फीडर स्ट्रक्चर कहते हैं। सो मास्टर फीडर में क्या होता है, देयर आर वेरियस फीडर स्ट्रक्चर्स जो कि अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हुए वहां से पैसे ले रहे हैं, और वो जाकर के एक मास्टर फंड में आ रहे हैं, यानी सारे पैसे जुड़ करके एक जगह आ रहे हैं और सारा का सारा फंड इन्वेस्टमेंट उसी मास्टर फंड से हो रहा है। यहाँ टैक्स एफिशिएंसी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल दोनों देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक बहुत लार्ज स्केल ऑपरेशन है। इसके अलावा सेपरेटली मैनेज अकाउंट्स का भी एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे यू विल नॉट इन्वेस्ट इन अ फंड, यू विल रादर आस्क अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू मैनेज द फंड्स फॉर यू। एंड ये एक ऑब्वियसली टेलर्ड प्रैक्टिस है जहां पे एक पोर्टफोलियो मैनेजर होगा जो कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकता है। एंड यहाँ पे बोला है कि फंड मैनेजर का जो इंटरेस्ट है वो मिस अलाइन हो सकता है बड़ा आराम से, मतलब आपका फायदा हो ये जरूरी नहीं है वो हर बार ध्यान दे, तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ख्याल रख सकते हैं। लीगल स्ट्रक्चर्स में ये बोला है कि आमतौर पे जो हेज फंड्स होते हैं वो लिमिटेड पार्टनरशिप बना करके काम करते हैं, वही जनरल पार्टनर एंड लिमिटेड पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट, या फिर एलएलसीज भी बन सकती है। यहाँ पे जनरल पार्टनर, लीगल लिमिटेड पार्टनर, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं। इनका इनडेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, इसका मतलब ये कब खत्म हो जाएंगे, कब हेज फंड को बंद करेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। पर हाँ ये बात जरूर है कि जब उस हेज फंड में सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा खींच लेंगे तो अपने आप ही लिक्विडेट हो जाएगा, अपने आप ही सारा का सारा उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फंड ऑफ फंड्स। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहां पे ये होता है दैट बिकॉज हेज फंड में ना हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, सो देयर इज अ फंड विच विल इन्वेस्ट इन मल्टीपल हेज फंड्स। ठीक है, तो इस हेज फंड का या इस फंड का सबसे पहला यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी ये है कि ये फंड आपसे बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं मांगेगा, इट विल आस्क फॉर स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स। आपके पास में जितना है आप उतना दो, आपको करोड़ों रुपए देने की जरूरत नहीं है। सो इट कैन इवन अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स हु डू नॉट हैव दैट मच मनी टू इन्वेस्ट, नंबर वन। नंबर टू, इट इन्वेस्ट इन मल्टीपल हेज फंड्स, सो एज अ रिजल्ट इसका जो एक्सपोजर वो अपने आप डाइवर्सिफाई हो जाता है। ये एक नहीं बल्कि अनेकों हेज फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, सो नेचुरली इसका जो ओवरऑल रिस्क है वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। शॉर्टकमिंग एक ही है कि आपको दोनों हेज फंड्स को फीस देनी पड़ती है। सो यहाँ पे डुअल फी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जिस हेज फंड में अल्टीमेटली इन्वेस्टेड है वहां पे तो फीस लगी रही है, मैनेजमेंट फी, इंसेंटिव फी। इसके अलावा जो फंड इसको मैनेज कर रहा है वो भी फीस चार्ज करेगा। सो देयर इज अ डुअल फी स्ट्रक्चर हियर। यहाँ पे इन चीजों को लिखा हुआ है। स्मॉलर इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, मल्टीपल हेज फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एंड एडिशनल लेयर ऑफ फीस इन्वॉल्व है। इसको बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स। नेक्स्ट वी हैव सोर्स ऑफ हेज फंड्स रिटर्न्स। तो हेज फंड रिटर्न्स का पहला सोर्स तो होता है मार्केट बीटा। अगर एक इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड का काम होता है कि मार्केट में ही इन्वेस्ट करके छोड़ देता है, तो ऐसे में मार्केट का बढ़ना घटना ऑब्वियसली रिटर्न ला करके देता है। ये आमतौर पे पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हेज फंड यूनिवर्स में थोड़े कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रैटेजी बीटा। स्ट्रैटेजी बीटा है जो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को पकड़ करके काम कर रहा है, और जाहिर सी बात है अगर वो स्ट्रैटेजी में कोई रिवॉर्ड होगा तो वो रिवॉर्ड फॉलो अप हो सकता है, आपको मिल सकता है। सो रिटर्न एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफिक सेक्टर्स और रिटर्न एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, उससे भी आपको रिटर्न जनरेट यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा अल्फा की अगर हम बात करें तो अल्फा इज बेसिकली द एक्स्ट्रा रिटर्न दैट इज बीइंग एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हेज फंड्स। अब हेज फंड में कोई भी पैसे डाल रहा है और फीस दे रहा है मैनेजर को, तो वो यही चाहता है कि मार्केट से बेहतर रिटर्न हेज फंड निकाल करके दे, तो जाहिर सी बात है देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा क्रिएशन। चेंजेस रिलेटेड टू हेज फंड में ये है कि आमतौर पे इनकी परफॉर्मेंसेस ओवरस्टेटेड होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर वन, रेगुलेटेड प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपरली इनके जो रिटर्न्स हैं वो कभी डिस्प्ले नहीं होते, या फिर मैं बोल सकता हूँ रिपोर्ट नहीं होते। इनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आपने खराब किया तो आप अपने रिपोर्ट को इंडेक्स को रिपोर्ट मत करो। अब इनका भी इंडेक्स बनता है, नाउ दैट इंडेक्स इज नॉट प्रॉपर्ली रेगुलेटेड, तो उसमें कौन रिपोर्ट करेगा वो चॉइस है मैनेजर की। सो मैनेजर अपने अच्छे हेज फंड का तो रिपोर्ट करेगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो बुरे फंड्स किए जिनमें रिटर्न्स अच्छे नहीं किए उनको रिपोर्ट करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे बोला है हेज फंड इंडेक्स जो है वो थोड़े से एग्जैजरेटेड रहते हैं, और यहाँ पे जो इंडेक्स पे रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग वॉलेंट्री होती है, यानी आप अच्छे अच्छे फंड्स की रिपोर्टिंग करोगे और बुरों की नहीं करोगे। जो इस साल
बंद हो गए फंड्स, उनकी रिपोर्टिंग नहीं करोगे। सो सर्वाइवरशिप बायस, सिलेक्शन बायस, इस तरह के बायस बड़े आम तौर पे हो सकते हैं। एंड इसी वजह से जो हिस्टोरिकल डेटा होता है ऑफ हेज फंड यूनिवर्स और हेज फंड इंडेक्स वो ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। एंड ऑब्वियसली डिबेटेड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स की तरफ में भी आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। यहाँ पे हम लोग हेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसका व्यू पॉइंट शुरुआत से ही वही है कि यार ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, तो इसका ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो को रिलेशनशिप है वो कम है। एंड को रिलेशनशिप कम होने की वजह से यू विल गेट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। हालांकि इस पे डिबेट एकदम है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब मार्केट क्रैश की तरफ जा रहा है या फिर टर्मोइल में जा रहा है, उस समय सारे के सारे एसेट क्लासेस ही गिर रहे होते हैं, तो उस समय आपको जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट है वो मिलता नहीं है। नंबर 2, जो को रिलेशनशिप आपने कैलकुलेट किया है, जो डेटा आपने यूज किया है, वो डेटा कितना रिलायबल है वो भी एक क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है कि हायर को रिलेशनशिप आमतौर पर होता है विथ इक्विटीज। तो आप जो सोच रहे हो कि भैया हमको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, वो आमतौर पे नहीं मिलता है। हाँ, आपके पास पहले से फिक्स इनकम सिक्योरिटीज अगर हैं तो आप हेज फंड में इन्वेस्ट करके अपने ओवरऑल रिटर्न्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हेज फिक्स इनकम रिलेटिवली स्टेबल है, तो आप उसमें अगर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो यू कैन इन्वेस्ट इन हेज फंड्स। बट व्हेन इट कम्स टू इक्विटीज तो ऑलमोस्ट को रिलेशनशिप काफी ज्यादा एग्रेसिव है दोनों के बीच में। तो अगर एक मार्केट गिरा तो दूसरा भी गिरेगा, एज अ रिजल्ट आपको कोई भी को रिलेशनशिप बेनिफिट नहीं मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दैट इज इट, इतना ही था इस पर्टिकुलर लर्निंग मॉड्यूल में। एंड आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा। हेज फंड्स के बारे में बहुत जल्दी जल्दी हमने चीजों को समराइज किया, एंड इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। देयर इज नो न्यूमेरिकल इन्वॉल्व हियर, सो बस मजे कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।